हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी बढ़िया होंगे। और आज हम इनकम टैक्स की सैलरी में मूव ऑन कर रहे हैं परक्विजिट्स की तरफ। हमने हमारी लास्ट क्लास में देखा था अलाउंसेस के ऊपर कि अलाउंसेस में कितना अलाउंसेस टैक्सेबल होता है, कौन से अलाउंसेस एग्जाम्प्ट होते हैं, कौन से पार्टली टैक्सेबल, पार्टली एग्जाम्प्ट और कौन से फुल्ली एग्जाम्प्ट होते हैं। अलाउंसेस का पोर्शन हम कवर कर चुके थे और अलाउंसेस के ऊपर आई होप आपने प्रैक्टिस की होगी। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो अपने सोर्सेज से अलाउंसेस के ऊपर क्वेश्चन निकालिए और उनकी प्रैक्टिस कीजिए। मेरे पास जो क्वेश्चन दिए हुए अलाउंसेस के, वो कंबाइन दिए हुए अलाउंसेस और परक्विजिट्स के साथ। तो पहले मैं इसमें परक्विजिट्स को कंप्लीट करूंगा, उसके बाद हम परक्विजिट्स और अलाउंसेस दोनों पे कंबाइन क्वेश्चंस करेंगे। मेरी बुक में जो है कंबाइन करके क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, तो हम पहले परक्विजिट्स का टॉपिक हम कवर करेंगे, उसके बाद हम अपने अलाउंसेस और परक्विजिट्स दोनों की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, जब तक आप अपने सोर्स से अलाउंसेस के क्वेश्चन अगर निकाल सकते हैं तो आप निकाल के प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं परक्विजिट्स। परक्विजिट्स हम स्टार्ट करेंगे परक्विजिट्स। परक्विजिट्स में होता है हमारे पास कि अगर आपको किसी चीज़ के लिए, किसी बेनिफिट के लिए पैसे ना देके सीधा अगर आपको डायरेक्ट बेनिफिट दे दिया जाए तो उसे हम बोलते हैं परक्विजिट्स। अलाउंसेस में क्या था कि हम एम्प्लॉयर पैसे दे देता था। मान के चलो HRA, हाउस रेंट अलाउंस, उसमें हमें एम्प्लॉयर जो है वो किराए के लिए पैसे देता था कि ये अलाउंस है, ये किराया है, ये लो। इस बार क्या करेगा एम्प्लॉयर, हमें किराए के पैसे ना देके मकान ही किराए पे दे देगा, मतलब अपना ही मकान दे देगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास परक्विजिट। ऐसे बेनिफिट जो कैश में नहीं है उसे हम बोलते हैं परक्विजिट। जो डायरेक्टली आपको बेनिफिट दे दिया जाए पैसे देने के बजाय तो होता है परक्विजिट्स। ठीक है, जैसे जैसे हमारे पास यहाँ पे 6 से 7 परक्विजिट्स दिए हुए हैं, हम उन 6 से 7 परक्विजिट्स को कवर करेंगे। और जैसे जैसे हम परक्विजिट्स को कवर करते जाएंगे वो यहाँ पे हम मेंशन करते जाएंगे हमने कौन सा कवर कर लिया। ठीक है, तो हमारे पास जो पहला परक्विजिट्स आएगा वो आएगा रेंट फ्री अकोमोडेशन। रेंट फ्री अकोमोडेशन, ये हमारे पास फर्स्ट आएगा रेंट फ्री अकोमोडेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इससे क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं। ठीक है, रेंट फ्री अकोमोडेशन से। रेंट फ्री अकोमोडेशन का मतलब एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को मकान ही दे दिया रहने के लिए। ठीक है, मकान का किराया देने के बजाय मकान ही दे दिया, सीधा बेनिफिट प्रोवाइड कर दिया। तो कैसे हम इसकी टैक्सेबिलिटी निकालेंगे वो हम देखते हैं। हमारे पास जो अब सेकंड अलाउंस आएगा, पहले हम इसे कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जो अलाउंस आएगा वो हम यहाँ लिखेंगे। उसके बाद हम फिर ऐसे अलाउंसेस यहाँ पे लिखते रहेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो रेंट फ्री अकोमोडेशन है, रेंट फ्री अकोमोडेशन, अगर ये रेंट फ्री अकोमोडेशन दिया जाए गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, अगर दिया जाए गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को रेंट फ्री अकोमोडेशन दिया तो कितना टैक्सेबल होगा। एंड देन उसके बाद हमारे पास आएगा नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ठीक है, एम्प्लॉय जो या तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकता है या फिर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में तो बिल्कुल ईजी है और ये एग्जाम में कभी आता भी नहीं। एग्जाम में आएगा आपको नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय का क्वेश्चन। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में जो टैक्सेबल होगा वो होगा लाइसेंस फीस डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो टैक्सेबल होगा लाइसेंस फीस डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट। ये लाइसेंस फीस क्या है ये क्वेश्चन में दिया मिलेगा आपको। लाइसेंस फीस का मतलब है बस अमाउंट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया ये इतना ही टैक्सेबल होगा। आपको क्वेश्चन में दिया मिलेगा एम्प्लॉय जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और जो लाइसेंस फीस जो गवर्नमेंट ने डिसाइड की है वो ये है, जो भी होगा अमाउंट वट एवर वो क्वेश्चन में दिया होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, सीधा वो अमाउंट लेना है और आपको सैलरी में ऐड कर देना है। बस इससे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, बल्कि ऐसे कहो कि ना के बराबर। मेन जो है वो ये है। अब नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में दो केस हो सकते हैं।
अकोमोडेशन या तो अकोमोडेशन एम्प्लॉयर ने ओन किया होगा, मतलब या तो मकान एम्प्लॉयर का खुद का होगा, या फिर मकान किराए पे लेके देगा एम्प्लॉयर। टेकन ऑन रेंट। हमारे पास ये दो ही केस बन सकते हैं, या तो एम्प्लॉयर अपना मकान देगा, एम्प्लॉयर का खुद का मकान होगा, ओनर उसका एम्प्लॉयर होगा, या फिर एम्प्लॉयर किराए पे मकान लेके पहले और फिर उसको एम्प्लॉय को देगा। अब देखिए, अगर अकोमोडेशन एम्प्लॉयर ने ओन किया हुआ है तो टैक्सेबिलिटी कैसे निकलेगी, और अगर एम्प्लॉयर मकान को किराए पे दे के लेके और फिर एम्प्लॉय को दे रहा है तो कैसे टैक्सेबिलिटी निकलेगी। इसके केस में आगे कुछ भी फर्दर जो है हम इसको बाइफरकेट नहीं करेंगे, इसे सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में सिर्फ इतना ही टैक्सेबल होगा जो लाइसेंस फीस गवर्नमेंट ने डिसाइड की है। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में या तो अकोमोडेशन एम्प्लॉयर का खुद का हो सकता है, या फिर पहले वो एम्प्लॉयर किराए पे लेगा और फिर एम्प्लॉय को देगा। अगर अकोमोडेशन ओन बाय एम्प्लॉयर है तो हम देखते हैं पॉपुलेशन के बेस पे हम टैक्सेबिलिटी निकालेंगे। देखिए, इसमें फर्दर 3 केस बनेंगे। पॉपुलेशन अप टू 10 लैक्स, जिस एरिया में एम्प्लॉयर का मकान है उस वहाँ की पॉपुलेशन 10 लाख तक की है तो कितनी टैक्सेबिलिटी आएगी। पॉपुलेशन मोर देन 10 लैक्स बट अप टू 25 लैक्स। अगर अकोमोडेशन एम्प्लॉयर ने ओन किया है, अगर पॉपुलेशन उस एरिया की 10 लाख है, या फिर पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा लेकिन 25 लाख तक है, और थर्ड केस बनेगा एक्सीडिंग 25 लाख। ये हमारे पास 3 केस बनेंगे इसमें, अगर एकोमोडेशन एम्प्लॉयर ओन करता है तो। जिस एरिया में एकोमोडेशन, अगर वहाँ की पॉपुलेशन 10 लाख है, 10 लाख से ज़्यादा 25 लाख तक है, या फिर 25 लाख से भी ज़्यादा है तो कितनी टैक्सेबिलिटी आएगी। तो इस केस में आएगी 7.5%। 7.5% ऑफ सैलरी। यहाँ पे आइए 10% ऑफ सैलरी, और यहाँ पे हो जाएगी 15% ऑफ सैलरी। अगर पॉपुलेशन 10 लाख तक है तो 7.5% ऑफ सैलरी, और आपको भी पता है जब सैलरी आती है तो सैलरी का मतलब बदलता है। इस सैलरी में क्या क्या चीज़ें आएंगी वो हमें देखना पड़ेगा। जैसे एचआरए की सैलरी में बेसिक आता था, डीए फॉर्मिंग पार्ट, और डीपी था तो डीपी फुल आता था, प्लस परसेंटेज कमीशन ऑन टर्नओवर आता था। इस वाली सैलरी में क्या क्या आएगा वो हमें देखना है। ठीक है, 7.5% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी, 15% ऑफ सैलरी, और ये पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग है। जिस एरिया में मकान है पॉपुलेशन 10 लाख तक है तो 7.5%, 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन लेकिन 25 लाख तक तो 10%, 25 लाख से ज़्यादा की पॉपुलेशन है जहाँ पे एम्प्लॉयर का मकान है तो वो हो जाएगा 15% ऑफ सैलरी। और अगर एम्प्लॉयर ने मकान पहले रेंट पे लिया और फिर एम्प्लॉय को दिया तो यहाँ पे टैक्सेबल होगा एक्चुअल रेंट, और 15% ऑफ सैलरी। विच एवरेज लोअर, इन दोनों में से जो भी लोअर आएगी वो एम्प्लॉय की सैलरी में जुड़ेगी। अब इसको आप फटाफट से आप जो है नोट्स बना लीजिए इसकी। अब फटाफट से इसको लिख लीजिए। अगर इस चीज़ को आप दिमाग में बिठा गए तो रेंट फ्री अकोमोडेशन आपका आराम से हो जाएगा। ठीक है, अभी हम सैलरी क्या है, सैलरी का मतलब भी लिखेंगे।
पहले आप इतना जो है वीडियो पॉज करके इतना लिख लीजिए, ठीक है। हम लिखते हैं अब सैलरी का क्या मतलब है। सैलरी का क्या मतलब है? बेसिक सैलरी जो अभी तक हम देख रहे थे, प्लस बेसिक सैलरी प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट, जो हमने अलाउंस में भी देखा था, हाउस रेंट अलाउंस में, बेसिक सैलरी डीए फॉर्मिंग पार्ट प्लस बोनस प्लस कमीशन। कमीशन के साथ मैंने लिखा है ऑल, तो मतलब ये कमीशन चाहे बेस्ड ऑन टर्नओवर हो, चाहे फिक्स कमीशन हो, कोई भी कमीशन हो वो यहाँ पे आएगा। एचआरए की सैलरी में हमने देखा था कि कमीशन परसेंटेज ऑफ टर्नओवर होता है तो ही आएगा, लेकिन यहाँ पे जो कमीशन है चाहे वो परसेंटेज ऑफ टर्नओवर हो चाहे वो फिक्स्ड कमीशन हो, दोनों आएंगे। बेसिक सैलरी, डीए फॉर्मिंग पार्ट, बोनस, कमीशन प्लस टैक्सेबल पोर्शन ऑफ अलाउंस प्लस टैक्सेबल पोर्शन ऑफ अलाउंस, ये हमारी सैलरी आएगी। एंड मैं एक नोट लिखवा रहा हूँ आपको। दिस सैलरी डज नॉट इंक्लूड वैल्यू ऑफ अदर परक्विजिट्स। मान के चलो आपको कोई और परक्विजिट्स मिल रहे हैं, वो इसमें मत जोड़ देना, जो चीज़ें लिखी हैं सिर्फ यही आएंगी। बेसिक सैलरी, डीए फॉर्मिंग पार्ट, बोनस, कमीशन एंड टैक्सेबल पोर्शन ऑफ अलाउंसेस। ठीक है, मान के चलो आपको 1,000 रुपये का अलाउंस मिला था, उसमें 400 रुपये एग्जाम्ड था, तो जो 600 रुपये टैक्सेबल था तो यहाँ पे 600 रुपये आएगा, जो टैक्सेबल पोर्शन है जो अल्टीमेट सैलरी में जुड़े। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ सैलरी में क्या आएगा? बेसिक सैलरी, डीए फॉर्मिंग पार्ट, बोनस, कमीशन एंड टैक्सेबल पोर्शन ऑफ अलाउंसेस। और इस सैलरी में किसी भी तरह की कोई परक्विजिट्स की वैल्यू है, अदर परक्विजिट्स की, वो इंक्लूड मत करना। ठीक है, फटाफट से इसे नोट करेंगे। वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसे नोट कीजिए। मैं कोई क्वेश्चन देखता हूँ आपके लिए, इसके लिए अच्छा सा। आप इसमें एक चीज़ और ऐड करिए अब। इफ अगर अकोमोडेशन फर्निश है, अगर अकोमोडेशन फर्निश्ड है, इसका मतलब
मकान दिया, साथ के साथ फर्नीचर वगैरह जो भी मकान के अंदर जो जितनी भी इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट की चीज़ें वो सारी प्रोवाइड की एम्प्लॉयर ने। मतलब मकान जो फर्निश है, फर्नीचर वगैरह सब कुछ लगा है मकान में, तो इस चीज़ की वैल्यू और जुड़ जाएगी। मतलब मेरे कहने का मतलब है, पहले आप इस तरीके से वैल्यू निकालेंगे, जो ये वैल्यू निकलेगी उसमें ये चीज़ ऐड कर देंगे, ये वाली चीज़ जो निकालेंगे ये इसमें ऐड कर देंगे। और ठीक है, अगर एकोमोडेशन फर्निश है तो इसमें भी 2 केस। एसेट्स प्रोवाइडेड इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। असेट अगर जो प्रोवाइड की है वो एम्प्लॉयर ने ओन की है, मतलब जो मकान है, मकान के अंदर फर्नीचर वगैरह लगा के दिया, और जो फर्नीचर वगैरह लगा के दिया वो फर्नीचर एम्प्लॉयर का खुद का है। अगर वो खुद का है उसका, तो हम सैलरी तो हम ऐड करेंगे, ऐड विद रेंट फ्री एकोमोडेशन। जो हमने ये निकाला, जो हमने यहाँ से जो वैल्यू निकाली, इसके साथ हम ऐड कर देंगे, उस वैल्यू के साथ हम ऐड कर देंगे 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट। अगर जो एसेट है वो एम्प्लॉयर ने ओन की है तो हम उसके अंदर ऐड कर देंगे, जो वैल्यू हम निकालेंगे रेंट फ्री एकोमोडेशन की, उसके साथ हम ऐड कर देंगे 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट। जो एसेट हमने दी है एम्प्लॉयर ने, उसकी हमें एक्चुअल कॉस्ट की 10% लेनी है। देखो हमें क्वेश्चन में 2 चीज़ मिल सकती है। क्वेश्चन बताएगा कि जो एक्चुअल कॉस्ट है वो एम्प्लॉयर की 10 लाख रुपए, पर लेकिन आज उसके जो WDV है, रिटर्न डाउन वैल्यू, वो 5 लाख रुपए है। तो आपको जो 10% कैलकुलेट करना है वो 5 लाख का मत करना, वो 10% जो कैलकुलेट करना है वो एक्चुअल कॉस्ट का करना है। मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चन में WDV मिलेगी और एक्चुअल कॉस्ट मिलेगी, आपको सिर्फ एक्चुअल कॉस्ट देखनी है। सेकंड केस, एसेट्स आर हायर्ड बाय एम्प्लॉयर। अगर एम्प्लॉयर ने पहले एसेट्स को किराए पे लिया, मतलब जो फर्नीचर वगैरह थे उनको किराए पे लिया और फिर एम्प्लॉय को प्रोवाइड किया, तो हम ऐड करेंगे हम रेंट फ्री एकोमोडेशन में ऐड करेंगे एक्चुअल ऐड कर देंगे एक्चुअल हायर चार्जेस, बस। अगर मकान किराए पे लेके दिया तो हम वहाँ पे देखेंगे अलग केस था। अगर मकान किराए पे लेके दिया एम्प्लॉयर ने, तो हम लिखते थे एक्चुअल रेंट और 15% ऑफ सैलरी विच एवरेज लोअर। लेकिन जब उसने एम्प्लॉयर ने उसे एसेट्स वगैरह भी किराए पे लेके दिया, मतलब पहले मकान दिया, उसके बाद उसे एसेट्स भी प्रोवाइड कर दी एम्प्लॉय को, और एम्प्लॉयर ने पहले क्या किया, उस एसेट्स को किराए पे लिया, खुद किराए पे लिया, और उसके बाद एम्प्लॉय को प्रोवाइड किया, तो और एम्प्लॉय को दिया वो फ्री में। एम्प्लॉय से कोई इसका रेंट वगैरह चार्ज नहीं हो रहा है, मान के चलो कुछ भी चार्ज नहीं हो रहा है। तो जो अमाउंट जो जुड़ेगा उसकी सैलरी में रेंट फ्री एकोमोडेशन के साथ, जो हम पहले निकालेंगे रेंट फ्री एकोमोडेशन, और उसके बाद उसमें ऐड कर देंगे एक्चुअल हायर चार्जेस, जितना एम्प्लॉयर हायर चार्जेस पे कर रहा है, एक्चुअल हायर चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉयर, एक्चुअल हायर चार्जेस, जितना हायर चार्जेस एम्प्लॉयर पे कर रहा है वो हम ऐड कर देंगे। और ये दोनों ये सेम रहेगा, सेम फॉर बोथ, सेम फॉर बोथ गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ठीक है, ये कंडीशन सेम रहेंगी, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये चीज़ें दी हैं, अगर असेट्स एम्प्लॉयर ने दिया तो हम उसका 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट लेंगे, असेट किराए पे लेके दिया तो एक्चुअल जो हायर चार्जेस पे कर रहा है एम्प्लॉयर वो लेंगे। ठीक है, अब इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं।
अब देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 7। श्री भीषण नारायण इज डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ऑफ आगरा। ही इज लिविंग इन अ फर्निश बंगलो। क्वेश्चन में दिया हुआ फर्निश। फर्निश का मतलब उसको मतलब फर्नीचर वगैरह उसमें लगा हुआ है बंगलो में, ठीक है। प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट दे रही है, इसका मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉई है वो मैजिस्ट्रेट है आगरा का, इसका मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। गवर्नमेंट दे रही है उसे फ्री ऑफ रेंट, कोई चार्ज नहीं कर रही उसे रेंट, उसे फ्री में मकान दे रही है रहने के लिए, और वो मकान फर्निश्ड है। उसकी जो सैलरी है वो 1,20,000 रुपीज़ पर मंथ है। और जो रेंट है अनफर्निश बंगलों का एज पर गवर्नमेंट रूल इज 2,000 पर मंथ। गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग अनफर्निश बंगलों का जो रूल है, जो रेंट है वो 2,000 पर मंथ बनता है। ये बनता है अनफर्निश का, और हमें दिया फर्निश का। इसका मतलब इसके अंदर जो ये अनफर्निश बंगलो है, ये तो बंगलों की वैल्यू आई है अभी, जो बंगलों का किराया है जितना टैक्सेबल होना, तो इसके अंदर हमें फर्नीचर जो प्रोवाइड किया है, जो फर्निश करने के लिए जो फर्नीचर वगैरह प्रोवाइड किया है, उसका हमें 10% लेना पड़ेगा एक्चुअल कॉस्ट का। और अगर किराए पे लिया है तो किराया जो एक्चुअल एम्प्लॉयर दे रहा है, गवर्नमेंट जो दे रही है आउटसाइडर को, वो जुड़ेगा उसकी सैलरी में। बट उसकी जो फेयर रेंटल वैल्यू है वो 17,500 पर मंथ है। इसका मतलब ये कह रहा है कि जो गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग जो उसका किराया बनता है अनफर्निश बंगलों का, वो 2,000 पर मंथ बनता है। पर लेकिन उस मकान की जो फेयर रेंटल वैल्यू है उसे हम 17,500 पे किराए पे दे सकते हैं अगर चाहें तो ही इज प्रोवाइडेड। उसको फर्नीचर दिया गया है 1,70,000 रुपये की, उसकी फर्नीचर की कॉस्ट है। फर्निश बंगलो है उस, इसका मतलब उस बंगलो में फर्नीचर लगा के दिया है और फर्नीचर की कॉस्ट 1,70,000 रुपये है। आपको निकालना है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस एज परक्विजिट फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स। आपको रेंट फ्री अकोमोडेशन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। हमें निकालनी है रेंट फ्री अकोमोडेशन की वैल्यू। गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, टैक्सेबल क्या होगा, लाइसेंस फीस जो गवर्नमेंट ने डिसाइड की है, लाइसेंस फीस या गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग जो डिसाइड किया है, एक ही बात है, वो टैक्सेबल होगी। हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है कि गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग जो अनफर्निश बंगलो बनता है वो 2,000 रुपीज़ पर मंथ बनता है। इसका मतलब 2,000 पर मंथ के हिसाब से हो गया 24,000, ठीक है। 24,000 तो ये हो गया रेंट फ्री अकोमोडेशन की वैल्यू अनफर्निश की। और अगर प्रोवाइड किया फर्नीचर दिया है, ये देखिए, अगर अकोमोडेशन फर्निश्ड है और जो असेट है वो प्रोवाइड किया एम्प्लॉयर ने, तो हम एक्चुअल कॉस्ट का 10% ऐड कर देंगे रेंट फ्री अकोमोडेशन की वैल्यू जो निकल के आएगी उसके साथ। और अगर किराए पे लेके दिया है तो हम एक्चुअल किराया जोड़ देंगे। और गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में, दोनों के केस में ये सेम है। अब देखिए 2,000 रुपीज पर मंथ, जो ये 17,500 दिए, इससे हमें कोई मतलब नहीं है कि रेंट उसका फेयर रेंट कितना बनता है, इससे कोई मतलब नहीं है। हमें देखना है गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग कितनी वैल्यू है, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। तो 2,000 पर मंथ इंटू 12, 24,000 आएगी रेंट फ्री अकोमोडेशन की वैल्यू। ये 24,000 है रेंट फ्री अकोमोडेशन की वैल्यू। अब हम रेंट फ्री अकोमोडेशन में ऐड करेंगे फर्नीचर की कॉस्ट का 10%। इसका मतलब 1,70,000 का 10% 17,000 रुपये। तो हम इसमें जोड़ देंगे 17,000 रुपये, तो जो वैल्यू है वो आई 41,000। तो 41,000 जो है एम्प्लॉय की सैलरी में जुड़ जाएगा। ये देखिए वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो वैल्यू ऑफ परक्विजिट जो होगा रेंट फ्री का, वो जो गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग डिसाइड किया वो होगा 2,000 पर मंथ और 10% पर एनम। क्वेश्चन में हमने लिखा, उसमें नोट्स में हमने लिखा नहीं, पर ये 10% पर एनम है। आप लिखिए 10% पर एनम, 10% पर एनम। अगर एम्प्लॉय को 6 महीनों के लिए ही सिर्फ मकान किराए पे दिया है, फिर असेट सिर्फ 6 महीनों के लिए दी, तो ये 10% पूरे साल का है, तो 6 महीनों के लिए हम निकाल लेंगे, ठीक है। ये पर एनम के हिसाब से है। तो रेंट वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन निकला 24,000 रुपये। कैसे निकला था ये, 2,000 रुपीज पर मंथ इंटू 12, और 10% ऑफ 1,70,000 फर्नीचर की 17,000 में ऐड किया, तो 41,000 रुपीज जो है एम्प्लॉय की सैलरी में जुड़ेगा, ठीक है। ये तो था गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में क्या होता है।
अब मैं देखता हूँ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए कोई क्वेश्चन अच्छा था। ये इलस्ट्रेशन नंबर 8 देखिए। कंपनी ने कंपनी ने मतलब प्राइवेट, इसका मतलब नॉन गवर्नमेंट, उसने प्रोवाइड किया रेजिडेंशियल अकोमोडेशन अपने एम्प्लॉय को। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ परक्विजिट ऑफ अकोमोडेशन। आपको वैल्यू निकालनी है अकोमोडेशन की, परक्विजिट्स की। फेयर रेंटल वैल्यू जो हाउस की है वो है आपकी 70,000 रुपये। क्या हमें फेयर रेंटल वैल्यू से कुछ करना है? नहीं। हमने जितना मैंने लिखा है ना, अगर उतना दिमाग में है तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। फेयर रेंटल वैल्यू को हमें कुछ नहीं करना। सैलरी सैलरी हमें निकाल के दी हुई है 6 लाख रुपए की। इस सैलरी में क्या क्या जुड़ता है? बेसिक, डीए फॉर्मिंग पार्ट, कमीशन चाहे कोई भी हो, बोनस जुड़ेगा और आपके अलाउंसेस जुड़ेंगे, सिर्फ टैक्सेबल पोर्शन। इसको बार बार रिपीट कीजिए एक बार। बेसिक, डीए फॉर्मिंग पार्ट, कमीशन कोई भी, बोनस प्लस ऑल टैक्सेबल पोर्शन ऑफ अलाउंसेस। सिर्फ और सिर्फ अलाउंसेस का टैक्सेबल पोर्शन। 10,000 रुपये का अलाउंस मिला, 4,000 रुपये एग्जाम्प्ट हो गया, तो आपकी सैलरी में 6,000 रुपये जुड़ा। तो हम देख रहे थे हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 8। देखिए, अ कंपनी हैज प्रोवाइडेड रेजिडेंशियल अकोमोडेशन टू एन एम्प्लॉई। कंपनी ने प्रोवाइड किया रेजिडेंशियल अकोमोडेशन एम्प्लॉई को। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आपको फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ परक्विजिट ऑफ अकोमोडेशन। फेयर रेंटल वैल्यू जो है वो 70,000 है। सैलरी जो है वो 6 लाख रुपीज़ की है। और जो ये सैलरी है इसमें क्या है? बेसिक, डीए फॉर्मिंग पार्ट, और इसमें कमीशन चाहिए, कोई भी हो, चाहे परसेंटेज हो चाहे फिक्स हो, बोनस, ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस। हम अभी सैलरी निकालना सीखेंगे। ये अभी के लिए मान के चलो, सैलरी जो जो भी इसमें आता है वो निकाल के दिया हुआ है। हाउस जो है वो सिचुएटेड है इन अ सिटी जिसकी पॉपुलेशन मोर देन 25 लाख है। और हाउस जो है वो सिचुएटेड है इन अ सिटी जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख। ये दो इंडिपेंडेंट केस है। इन दोनों इंडिपेंडेंट केस में आपको निकाल रहे हैं कि रेजिडेंशियल अकोमोडेशन की वैल्यू ऑफ परक्विजिट कितनी आएगी। देखो, ये नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, कंपनी में काम कर रहे हैं। तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई केस में अकोमोडेशन अगर एम्प्लॉयर ओन करता है, क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा, पर क्वेश्चन में ये हमें ये दी हुई है, पॉपुलेशन के बारे में दिया कि पॉपुलेशन 10 लाख है, 25 लाख है। देखो, 25 लाख है, 10 लाख है, ये पॉपुलेशन दी हुई है। अगर पॉपुलेशन दी हुई है तो इसका मतलब अकोमोडेशन एम्प्लॉयर ओन करता है। ठीक है, यहाँ पे एम्प्लॉयर की खुद की अकोमोडेशन है। ठीक है, खुद का मकान है एम्प्लॉयर का, एम्प्लॉय को रहने के लिए दिया। तो अगर हमें निकालना है तो हम क्या फेयर रेंटल वैल्यू से कोई मतलब है हमें? हमें फेयर रेंटल वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, कोई मतलब नहीं है इससे हमें। जो हाउस है वो 25 लाख, जो हाउस है वो ऐसे सॉरी, जो हाउस है वो ऐसे सिटी में है जहाँ पे पॉपुलेशन 25 लाख से ज़्यादा है। अगर पॉपुलेशन 25 लाख से ज़्यादा है तो वहाँ पे हमें लेना है 15% ऑफ सैलरी। और अगर आपकी हाउस जो है वो ऐसे एरिया में है जहाँ की पॉपुलेशन, इसने कहा कि पॉपुलेशन 10 लाख लोगों तक की है, तो अगर पॉपुलेशन 10 लाख है तो 7.5% ऑफ सैलरी। तो देखो, ये हमारे पास हो जाएगा सैलरी का। अगर 25 लाख पॉपुलेशन तो सैलरी का हो जाएगा 15%। तो सैलरी हमें दी है 6 लाख, हम इसका निकालेंगे 15%। तो इसका 15% निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 90,000। तो 90,000 एम्प्लॉई की सैलरी में जुड़ जाएगा। वैल्यू ऑफ परक्विजिट 50% होगा सैलरी का। जो आपका वैल्यू ऑफ परक्विजिट है वो सैलरी का 50% होगा, 90,000 रुपीज़। फेयर रेंटल वैल्यू जो है वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। और इन केस हाउस जो सिचुएटेड है इन अ पॉपुलेशन जहाँ पे 10 सॉरी इन एरिया जहाँ पे पॉपुलेशन 10 लाख तक की है, अगर पॉपुलेशन 10 लाख रुपए तक, 10 लाख लोगों तक की है, सॉरी रुपये नहीं, 10 लाख लोगों तक की है, तो वहाँ पे जो आपकी वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 7.5% ऑफ सैलरी। तो 7.5% निकालेंगे, ये सैलरी रही 6 लाख, इसका निकलेगा 7.5% जो कि आएगा 45,000। तो 45,000 एम्प्लॉय की सैलरी में ऐड हो जाएगा।
ये रेंट फ्री अकोमोडेशन की वैल्यू निकलेगी। अब मैं एक क्वेश्चन और करवाता हूँ आपको। जो भी फैक्ट अभी तक लिखवाए हैं, अगर उसके बेस पे आप इसे सोल्व करना चाहो क्वेश्चन नंबर 9 को, तो कर सकते हो, बिल्कुल आराम से कर सकते हो। एक्स गेट 3,40,000 बेसिक पे, 24,000 रुपये का कमीशन, 10,000 रुपये का बोनस, 6,000 रुपये का उसे मिल रहा है यूनिफॉर्म अलाउंस, 60% उसने यूटिलाइज कर लिया, और ट्रांसपोर्ट अलाउंस उसे मिल रहा है 22,800 रुपये का। ओके, उसे रेंट फ्री अनफर्निश्ड फ्लैट भी दिया गया। ऐसी जगह पे जाके पॉपुलेशन मोर देन 25 लाख, ये अलग अलग केस दिए हुए हैं। केस नंबर ए, अगर पॉपुलेशन 25 लाख से ज़्यादा है, पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है, बट 25 लाख को एक्सीड नहीं कर रही, ठीक है। यहाँ पे थी 25 लाख से ज़्यादा, यहाँ पे 10 लाख से ज़्यादा लेकिन 25 लाख तक, और यहाँ पे 10 लाख को एक्सीड नहीं कर रही, मतलब अप टू 10 लाख। तो आपको डिटरमाइन करना है टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रेंट फ्री फ्लैट, रेंट फ्री अकोमोडेशन की टैक्सेबल वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, इसको नोट कर लीजिएगा आप कि क्वेश्चन नंबर 9 में ये फैक्ट बताए हुए हैं, ठीक है। सॉरी, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल रेंट फ्री अकोमोडेशन। हम निकालेंगे रेंट फ्री अकोमोडेशन की टैक्सेबल वैल्यू। तो हमारे पास दिया हुआ है केस नंबर ए। केस नंबर ए बोलता है आपकी जो पॉपुलेशन है मोर लैक 25 लाख, पॉपुलेशन मोर देन 25 लैक्स। अगर पॉपुलेशन 25 लाख से ज़्यादा है तो वैल्यू कैसे निकलेगी? तो वैल्यू निकलेगी, तो रेंट फ्री अकोमोडेशन बोलते हैं हम RFA, ये निकलेगा 25 लाख से ज़्यादा है तो हमारा आएगा 15% ऑफ सैलरी। तो ये आएगा 15% ऑफ सैलरी। तो रेंट फ्री अकोमोडेशन आएगा 15% ऑफ सैलरी। हमें भी निकालनी है केस नंबर बी। तीनों केसेस में सैलरी कॉमन रहेगी, सैलरी सेम ही रहेगी, तो हम सैलरी निकालेंगे अभी। पॉपुलेशन मोर देन, कितनी थी? मोर देन 10 lakhs, बट मोर देन 10 lakh बट अप टू 25 lakh। अगर हमारी पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा लेकिन 25 लाख तक है तो हमारी निकलेगी रेंट फ्री अकोमोडेशन इज इक्वल टू, यहाँ पे निकलेगी 10% ऑफ सैलरी। तो रेंट फ्री अकोमोडेशन 10% ऑफ सैलरी अभी हम निकालेंगे। केस नंबर सी, पॉपुलेशन जो अप टू 10 lakhs, अगर पॉपुलेशन 10 लाख रुपीस तक है तो हमारे पास आएगा रेंट फ्री अकोमोडेशन इज इक्वल टू 7.5% ऑफ सैलरी। तो यहाँ पे RFA हो जाएगा 7.5% ऑफ सैलरी हमें निकालनी है। तो हम यहाँ करते हैं वर्किंग,
यहाँ पे हम करते हैं कॉम्प्यूटेशन ऑफ सैलरी फॉर आरएफए। आरएफए के लिए सैलरी निकालनी है। इसमें क्या क्या आता है? बेसिक प्लस डीए, डीए का फॉर्मिंग पार्ट प्लस बोनस प्लस कमीशन, और कमीशन आएगा ऑल, मतलब सारे कमीशन, चाहे वो फिक्स्ड कमीशन हो चाहे बेस्ड ऑन टर्नओवर हो, कोई भी कमीशन हो, कमीशन आएगा प्लस टैक्सेबल पोर्शन ऑफ अलाउंसेस। जो मेन इसमें इंपॉर्टेंट है वो ये है, टैक्सेबल पोर्शन ऑफ अलाउंसेस। टैक्सेबल पोर्शन ऑफ अलाउंसेस ये इंपॉर्टेंट है। अब हम सैलरी निकाल रहे हैं। देखो बेसिक पे, क्वेश्चन ने दिया हुआ है बेसिक पे कितनी है। ये देखिए क्वेश्चन ने दिया है कि बेसिक पे 3,40,000 है, 24,000 का कमीशन, 10,000 का बोनस, 6,000 रुपीज़ का यूनिफॉर्म अलाउंस, 60% यूटिलाइज कर लिया, और उसे ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल रहा है 22,800 का। ठीक है, देखो अब तो उसे बेसिक पे मिल रही है 12 मंथ्स की जो उसे बेसिक पे मिल रही है वो है 3,40,000। कमीशन मिल रहा है, कमीशन आएगा प्लस कमीशन, कमीशन दिया 24,000 का, बोनस आएगा बोनस 10,000, उसके बाद यूनिफॉर्म अलाउंस आएगा। अलाउंसेस आते हैं, देखो यूनिफॉर्म अलाउंस रिसीव कितना हुआ था, क्वेश्चन ने लिखा है कि उसे 6,000 रुपीज रिसीव हुआ था, लेस कर देंगे स्पेंड। यूनिफॉर्म अलाउंस याद होगा आपको, उसमें था अगर इस अलाउंस में से, ऑफिशियल अलाउंस में से कुछ भी अगर आपने बचा लिया तो टैक्सेबल है। डीटीसी हुआ, याद है, डेली अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, हेल्पर अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस और एकेडमिक अलाउंस। तो यूनिफॉर्म अलाउंस जितना आपको मिला, अगर इसमें से जितना आपने खर्च कर दिया वो एग्जेम्प्ट है, जितना बचा लिया वो टैक्सेबल है। तो क्वेश्चन ने कहा 60% आपने एग्जेम्प्ट कर दिया, तो इसमें से 3,600 रुपीज आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और टैक्सेबल कितना हो जाएगा आपका, देखो 6,000 माइनस 60%, तो 2,400 रुपीज आपका टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, प्लस कोई और अलाउंस था, ट्रांसपोर्ट अलाउंस। अब याद करो ट्रांसपोर्ट अलाउंस के बारे में कुछ बात थी। दो तरह के ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिए थे। एक तो ऐसा एम्प्लॉय के लिए जो कि वर्क कर रहा है किसी रिकॉग्नाइज नहीं, किसी ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, कोई ट्रक ड्राइवर है, एयरप्लेन का ड्राइवर है, कोई रेलवे का ड्राइवर है, उसके लिए क्या कहीं लिखा है ये ड्राइवर है? नहीं, ड्राइवर नहीं है, ना ही ये किसी ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काम कर रहा है। तो ये वो वाला ट्रांसपोर्ट अलाउंस तो है नहीं जो देखा था 70% और 10,000 पर मंथ विच एवरेज लोअर, तो ये वो वाला है नहीं। ट्रांसपोर्ट अलाउंस एक और देखा था हमने कि अगर एम्प्लॉय हैंडीकैप है, डीफ, ब्लाइंड, डम, कुछ भी है, हैंडीकैप है, डिसेबल है, तो उसको 3200 रुपये पर मंथ तक की एग्जाम्शन थी। पर अगर वो डिसेबल नहीं है तो कोई एग्जाम्शन नहीं थी। क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा वो डिसेबल है, तो इसका मतलब कुछ भी एग्जाम नहीं है यहाँ। तो रिसीव ट्रांसपोर्ट अलाउंस रिसीव कितना हुआ? 22,800 रुपये। इसमें से लेस करेंगे एग्जेम्प्ट, हुआ कुछ भी नहीं, तो टैक्सेबल कितना हो जाएगा? 22,800 रुपये। क्या और कुछ भी दिया हुआ था क्वेश्चन में? नहीं, क्वेश्चन में सैलरी के बारे में और कुछ भी नहीं दिया।
यही चीज़ें दी थी, तो यही हमारी होगी सैलरी फॉर RFA। ये RFA की सैलरी आएगी, कितनी आएगी? 3,40,000 प्लस 24,000 प्लस 10,000 प्लस 2,400 प्लस 22,800, 3,99,000 एंड 200। ये आपकी आ जाएगी सैलरी RFA के लिए। तो अब हमने निकाला था 15% ऑफ सैलरी, तो 3,99,200 का 50%, 399,200, हाँ 3,99,200 का हम निकालेंगे 15%, जो कि आएगा 59,880, 59,880। अगर पॉपुलेशन 25 लाख से ज़्यादा है तो ये अमाउंट एम्प्लॉई की सैलरी में जुड़ जाएगा। 10% ऑफ सैलरी 3,99,200। ये सारे इंडिपेंडेंट केस हैं, याद रखना। अगर पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा लेकिन 25 लाख तक हो तो हम 10% लेते हैं सैलरी का, और सैलरी हमने निकाल ली, तो ये आएगा 39,920, और इसमें आएगा 7.5% ऑफ 3,99,200। तो 399,200 का 7.5% अगर हम निकालें तो आएगा 29,940, 29,940। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आया। अब यहाँ देखिए, हमने लिखा था कि टैक्सेबल पोर्शन ऑफ अलाउंसेस, सिर्फ टैक्सेबल पोर्शन आएगा RFA की सैलरी में। देखो टोटल अलाउंस मिला था इतना, इतना एग्जाम्प्ट हो गया, तो टैक्सेबल पोर्शन कितना था? 2,400, तो यही जोड़ा है हमने सैलरी में। देखो हमने 6,000 रुपीज़ सैलरी में नहीं जोड़ा, हमने इसमें से जो एग्जाम्प्ट था वो माइनस करने के बाद जो बचता है वो जोड़ा। ये है टैक्सेबल पोर्शन, टोटल पोर्शन, एग्जाम्प्ट पोर्शन, टैक्सेबल पोर्शन, और हमारी सैलरी में जुड़ता है टैक्सेबल पोर्शन, सैलरी में जुड़ता है टैक्सेबल पोर्शन। ठीक है, आई होप RFA का आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में आपको समझ में आ गया हो। और अगर मान के चलो, मैं मान के चलता हूँ, अगर मान लो फर्नीचर वगैरह भी दे दिया होता, फर्नीचर वगैरह भी दे दिया होता, तो हम इसके साथ प्लस कर देते, प्लस कर देते। मान के चलो फर्नीचर दिया है, मान के चलो फर्नीचर भी दे दिया होता, तो हम इसके साथ प्लस कर देते 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। ठीक है, हम ये पहले ये निकालते, उसके बाद जो भी फर्नीचर की कॉस्ट थी उसका 10% यहाँ ऐड कर देते, यहाँ भी ऐड कर देते और यहाँ भी ऐड कर देते, अगर फर्नीचर वगैरह भी कुछ और असेट दी होती तो। और अगर मान लो ये एम्प्लॉयर की ना होती, एम्प्लॉयर ने रेंट पे लेके फिर आपको ये दी होती, तो हम यहाँ पे प्लस कर देते, और एक्चुअल हायर चार्जेस, और एक्चुअल हायर चार्जेस जितना भी एम्प्लॉयर ने पे किया है वो ऐड कर देते। ठीक है, अगर एम्प्लॉयर की खुद की फर्नीचर होती तो उसका 10% इसके साथ ऐड कर देते, यहाँ भी और यहाँ भी। पर लेकिन अगर एम्प्लॉयर का खुद का फर्नीचर नहीं है, उसने खुद पहले रेंट पे लिया, फिर आपको फ्री में दिया, तो जितना रेंट एम्प्लॉयर पे कर रहा है वो जुड़ जाता है यहाँ पे, इन दोनों में से जो भी अवेलेबल होता। एम्प्लॉयर की खुद की होती तो ये, और एम्प्लॉयर अगर किराए पे लेके आता तो ये। ठीक है, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 9। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक कंसेप्ट और हम सीखने वाले हैं अब। जस्ट वेट अ सेकेंड। ये था हमारे पास परक्विजिट नंबर 1, रेंट फ्री अकोमोडेशन। हमारे पास अब परक्विजिट नंबर 2 आएगा, कॉन्सेशनल अकोमोडेशन। अब ये कॉन्सेशनल अकोमोडेशन क्या है? बिल्कुल सिंपल, देखो नंबर 1 परक्विजिट ये है, नंबर 2 परक्विजिट ये है, कंसेशनल अकोमोडेशन। कंसेशनल अकोमोडेशन का मतलब है कि जब आप इसमें पहले वाले परक्विजिट्स में जब आप वैल्यू निकाल लोगे आपके RFA की,
RFA जो आपका निकाला है वो, प्लस अगर कोई फर्नीचर वगैरह कुछ दिया है तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट या फिर हायर चार्जेस जो भी अवेलेबल हो वो आप जोड़ लेंगे। जो टोटल निकल के आएगा उसमें से अगर एम्प्लॉई से कुछ रिकवरी हो रही है, मान के चलो RFA की वैल्यू 10,000 रुपये, इससे 10,000 रुपये निकल के आ रही है, 10,000 निकल के आ रही है, और एम्प्लॉई से हम 1,000 रुपये महीने के हिसाब से चार्ज भी कर रहे हैं मकान में रहने के, तो हम 1,000 रुपये माइनस करके 9,000 रुपये सैलरी में जोड़ेंगे। फिर कंसेशनल का मतलब ही ये है कि एम्प्लॉई से अगर कुछ रिकवरी होती है तो उसे हम माइनस कर देंगे। ठीक है, देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 9 देखिए। अ कंपनी टुक अ हाउस ऑन रेंट एंड अलॉटेड इट टू इट्स एम्प्लॉई। अपने एम्प्लॉई को उसने हाउस दिया, पहले उसने रेंट पे लिया, कंपनी ने हाउस को रेंट पे लिया। अगर कंपनी ने हाउस को रेंट पे लिया मतलब खुद का, एम्प्लॉयर का खुद का मकान नहीं है, पहले खुद रेंट पे लिया, तो खुद रेंट पे लिया तो हम क्या करते थे, 15% ऑफ सैलरी और एक्चुअल रेंट एम्प्लॉयर जो बाहर वाले बंदे को पे कर रहा है विच एवर इज लोअर, वो सैलरी में जोड़ते थे। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ आपको। हमने लिखा था यहाँ, ये देखिए, अगर एम्प्लॉयर ने मकान पहले किराए पे लेके फिर आपको दिया तो एक्चुअल रेंट और 15% ऑफ सैलरी विच एवरेज लोअर, हम ये एम्प्लॉय की सैलरी में जोड़ते थे। और इसने पहले एम्प्लॉयर ने खुद रेंट पे लिया है और फिर एम्प्लॉयज़ को रहने के लिए दिया। इन इन्फॉर्मेशन में से फाइंड आउट करो वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स, कितनी निकलेगी अकोमोडेशन की। जो रेंट पे किया है एम्प्लॉयर ने वो है 60,000 पूरे साल का, जो सैलरी बनती है वो है 5 लाख रुपीज़। ठीक है, सैलरी निकाल के दे रखी है, इसमें सब कुछ वो ये भी बेसिक DA कमीशन जो हम RFA की सैलरी के लिए लेते हैं वो सब है इसमें, वो मान के चलो। कॉस्ट ऑफ फर्नीचर प्रोवाइडेड इन द हाउस, ठीक है, कॉस्ट ऑफ फर्नीचर दी हुई है, इसका मतलब एम्प्लॉयर का खुद का फर्नीचर है तभी हमें कॉस्ट दी हुई है ताकि हम इसका 10% निकाल सकें। ठीक है, कॉस्ट ऑफ फर्नीचर जो दी है वो है 1,000 रुपीज़ की, 50 नहीं 60,000 रुपीज़ की, 60,000 रुपीज़ की। जो फर्नीचर दिया उसे वो 60,000 रुपये का दिया है। और जो हम रेंट चार्ज कर रहे हैं एम्प्लॉय से हर महीना, जो एम्प्लॉय की जेब से जा रहा है वो है 1,000 रुपये पर महीना। आपको निकालना है RFA की वैल्यू। अब देखो, हम पहले क्या करते हैं, रेंट पेड और 15% विच एवरेज लोअर। रेंट पेड 60,000 और सैलरी का अगर हम 15% निकाले 5 लाख का, अगर हम निकालते हैं 5 लाख का 15% तो निकल के आता है 75,000। तो 75,000 और रेंट पेड विच एवरेज लोअर, तो हम लेंगे 60,000 रुपीज़। ये तो आ गया RFA की वैल्यू जो हमें एम्प्लॉय की सैलरी में जोड़ना है 60,000। अब इसमें प्लस कर देंगे फर्नीचर की कॉस्ट का 10%। 60,000 हमारी वैल्यू वो निकली, 60,000 का 10% 6,000, ये होगा 66,000। ये निकल गया कि टोटल RFA की वैल्यू, रेंट फ्री अकोमोडेशन की टोटल वैल्यू इंक्लूडिंग फर्नीचर की कॉस्ट का 10%। ठीक है, और एम्प्लॉय से हम रेंट चार्ज कर रहे हैं 1,000 रुपये पर मंथ, तो पूरे साल का कितना होगा 12,000। तो जितने एम्प्लॉय से रिकवरी हो जाएगी ना वो इसमें से माइनस कर देंगे। 12,000 की रिकवरी हो गई तो जो 12,000 हम माइनस कर रहे हैं ना, जितनी रिकवरी हो रही है, यही है हमारा कंसेशनल अकोमोडेशन। कि कुछ दिया तो पर लेकिन सस्ते पे दिया। ठीक है, कुछ पैसे आपसे रिकवर किए, तो हमारी वैल्यू जो निकल के आएगी वो 54,000 आएगी। ये देखिए 54,000। ठीक है, पहले हमें एकोमोडेशन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी 15% ऑफ सैलरी और एक्चुअल रेंट विच एवर इज लोअर, तो 60,000 और हमारे पास निकला था 75,000। जब हम इस 5 लाख का निकालेंगे कितना था 15%, तो 60,000 लोअर आया तो 60,000। इसके अंदर हमने ऐड कर दी कॉस्ट ऑफ फर्नीचर का 10%, फर्नीचर की कॉस्ट का 10%, तो टोटल RFA निकल के आ गई है। ये है टोटल RFA। इसमें से लेस करेंगे एम्प्लॉई से जो हम रेंट चार्ज कर रहे हैं, जो हम एम्प्लॉय से रिकवरी कर रहे हैं 12,000 की, तो माइनस करने के बाद अगर एम्प्लॉय से हम 1 रुपया भी रिकवर नहीं कर रहे होते, एम्प्लॉय को फ्री में दे रखा है, कुछ भी रुपये एम्प्लॉय से हम रिकवर नहीं कर रहे, तो हमारी सैलरी में जो वैल्यू जुड़ती है वो 66,000 जुड़ती। सिंस हम एम्प्लॉय से कुछ रिकवरी कर रहे हैं तो वो हमारा हो गया कंसेशनल अकोमोडेशन, क्योंकि दे तो रहे हैं पर कुछ पैसा चार्ज करने के बाद दे रहे हैं। तो इसमें से जो एम्प्लॉय से रिकवरी होगी वो माइनस कर देंगे, बचा हुआ एम्प्लॉय की सैलरी में जुड़ जाएगा। तो एम्प्लॉय की सैलरी में अब ये जुड़ेगा। ठीक है, ये था हमारा रेंट फ्री अकोमोडेशन। रेंट फ्री अकोमोडेशन में हम क्वेश्चन देखेंगे पर वो आगे आएंगे। ठीक है, बेसिक जो रेंट फ्री अकोमोडेशन का था वो मैंने आपको करवा दिया। अब आप अपने सोर्स से जितने भी रेंट फ्री अकोमोडेशन के क्वेश्चन निकाल सकते हैं वो आप निकाल लो।
ठीक है, जो बेसिक कंसेप्ट, जो आपको एक बेस चाहिए था क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, वो मैंने बना दिया है। ठीक है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में, तो इनके ऊपर कंसेप्ट आते जाएंगे, तो हम वो करते जाएंगे। ठीक है, अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं कोई RFA के ऊपर करने को, तो एक सेकंड रुको, मेरे को ढूंढना पड़ेगा। मैं देखता हूँ आपको अगर RFA में कोई कंसेप्ट दिया हुआ है तो इसमें अभी तो इस पे मेरे को RFA में कोई सिंपल कंसेप्ट दिख नहीं रहा कि सीधा RFA का ही कोई कंसेप्ट दिया हो। कंसेप्ट तो दिए हैं रेंट फ्री के, पर लेकिन वो बड़े क्वेश्चंस के साथ मिक्स करके दिए हुए हैं। कोई RFA का क्वेश्चन, RFA का एम्प्लॉयर RFA Dearness allowance commission during the period of 30,000 हाउस रेंट अलाउंस। अगर कोई हाउस रेंट अलाउंस की प्रैक्टिस करना चाहे तो ये रहा क्वेश्चन हाउस रेंट अलाउंस का। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, अगर कोई RFA उसकी हाउस रेंट अलाउंस की प्रैक्टिस करना चाहे तो इस क्वेश्चन को सोल्व कर लें, आराम से हो जाएगा। एंड RFA का क्वेश्चन, RFA नहीं, RFA का तो कोई भी क्वेश्चन नहीं है इसमें अलग से, तो जो है वो मिक्स करके दिया हुआ है, बड़े क्वेश्चंस में मिक्स करके दिया हुआ है। और किसी को हाउस रेंट अलाउंस निकालना है तो ये लास्ट 2 क्वेश्चन और देख लें, ये लास्ट 3 देख लें। ये 12, क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 तीनों HRA पे हैं, आप कर सकते हो। वीडियो को पॉज करके पहले से सोल्व कर लें, देख लें पहले वीडियो को पॉज करके और इसको सोल्व करने की कोशिश करें। ये देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, 12, 13 और 14। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14। उम्मीद है मुझे हो जाएगा, आप ट्राई करेंगे तो। ठीक है, ठीक है। अब हम हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है रेंट फ्री अकोमोडेशन का ही एक छोटा सा पार्ट और रहता है हमारे पास, बिल्कुल एक छोटा सा पार्ट और है रेंट फ्री अकोमोडेशन में ही। RFA का ही छोटा सा पार्ट और है, पहले वो कर लेते हैं। accommodation provided in hotel। अब एम्प्लॉयर ने क्या किया, एम्प्लॉयर ने मकान नहीं दिया आपको, होटल में ही रूम दे दिया एक, कि इस होटल में इस रूम नंबर में जाके रह लो, किराया एम्प्लॉयर देगा। ठीक है, पहला पॉइंट, इफ होटल सर्विस इज प्रोवाइडेड ड्यू टू ट्रांसफर of employee from one place to another and provided for up to 15 days, then nothing taxable। याद रखिए, अगर होटल की सर्विस दी है, याद रखिए एम्प्लॉयर जो है, मान के चलो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया, कि आप पहले रहते थे दिल्ली, अब जाओ मुंबई। उस ट्रांसफ़र की वजह से एम्प्लॉय को थोड़ा टाइम जो है शिफ्ट करने में प्रॉब्लम हुई, तो अगर एम्प्लॉयर ने सिर्फ इस वजह से एम्प्लॉय को होटल की सर्विस दी है, होटल में रहने के लिए फ्री में सर्विस दी है, कि एम्प्लॉय जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रहा है, और वो सर्विस सिर्फ 15 दिनों तक के लिए दी है,
एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर की वजह से दी है और सिर्फ 15 दिनों तक दी है तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। और अगर 15 दिन जो है वो एक्सीड हो चुके हैं तो 15 दिन के बाद जितने भी दिन है वो टैक्सेबल होंगे। टैक्सेबिलिटी अराइज आफ्टर 15 डेज ऑफ स्टेइंग। याद रखिए 15 दिनों के बाद जो है टैक्सेबिलिटी राइज होगी। पहले 15 दिनों तक एम्प्लॉय आप फ्री में रह सकते हो, कोई वैल्यू आपकी कोई भी किसी भी तरह की कोई परक्विजिट आपकी सैलरी में नहीं जुड़ेगा। जैसे ही 16वां दिन हो जाएगा तो 16वें दिन से आपकी जो है परक्विजिट की वैल्यू बनना स्टार्ट हो जाएगी और सैलरी में टैक्सेबल होएगी। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे वैल्यू ऑफ परक्विजिट? तो परक्विजिट की वैल्यू कैसे निकलेगी? तो लीस्ट ऑफ फॉलोइंग इज टैक्सेबल। जो इनमें से सबसे छोटा होगा वो ही एम्प्लॉय की सैलरी में जुड़ेगा, 16वें दिन से जुड़ेगा। याद रखिए पहले 15 दिनों तक एग्जेम्प्ट है, 15 दिनों के बाद जैसे 16वां दिन हो गया होटल में रहते हुए तो 16वें दिन से सैलरी में आपकी जो है परक्विजिट बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो इनमें से जो सबसे छोटा है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। पहला 24% ऑफ सैलरी सेम एज आर एफ ए की सैलरी। जो सैलरी आप आर एफ ए में ले रहे थे ना, जो सैलरी आर एफ ए के लिए निकाल रहे थे, बेसिक, डी ए फॉर्मिंग पार्ट, कमीशन, बोनस और टैक्सेबल अलाउंसेस, जो आप आर एफ ए में निकाल रहे थे वही सैलरी यहाँ आएगी। और एक्चुअल रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर। तो ये हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी परक्विजिट की। जो भी इन दोनों में से लोअर होगा वो एम्प्लॉय की सैलरी में जुड़ जाएगा और इसमें से लेस कर देंगे रिकवरी इफ एनी। अगर एम्प्लॉय से कुछ भी रिकवरी होती है तो वो माइनस कर देंगे और ये आएगा टैक्सेबल परक्विजिट। ठीक है, कैसे निकाला हमने? इनमें से जो सबसे छोटा होगा ना इन दोनों में से वो एम्प्लॉय की सैलरी में जुड़ेगा। पर पहले हम इन दोनों में से जो छोटा है वो अलग करेंगे और एम्प्लॉय से कुछ रिकवरी होती है तो इन दोनों में से जो छोटा निकाला है उसमें से माइनस कर देंगे और बचा हुआ है वो टैक्सेबल एम्प्लॉय की सैलरी में जुड़ेगा। अगर कुछ भी रिकवरी नहीं होती है तो फिर माइनस कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 10। एक्स जो है वो अपॉइंटेड है कोलकाता में। ही स्टेड इन अ होटल फॉर 25 दिन। उसने 25 दिन होटल में रहा। तो एक बात बताओ मेरे को, 25 दिन होटल में रहा, वेट अ सेकेंड, where the accommodation provided when placed on the pattern and 15 the value shall be taken annually. I think the value shall be taken 24% or the actual charges from the above value shall be reduced and the balance shall be taxable. अब मेरी बात ध्यान से सुनना। क्वेश्चन ने पता है क्या किया? उसने कहा कि पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूँ मैं। एक्स जो है वो कोलकाता में अपॉइंटेड है, वो 25 दिन के लिए होटल में रहा और उसके बाद वो शिफ्ट हो गया एम्प्लॉयर के घर में, मतलब एम्प्लॉयर ने घर प्रोवाइड किया था उसमें शिफ्ट हो गया, 25 दिन होटल में रहा है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आप डिटरमाइन करो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट जो होटल में रहने के लिए निकलेगी। रूम रेंट जो बनता है वो 1000 रुपये पर डे बनता है। सैलरी जो है वैल्यूएशन ऑफ अकोमोडेशन के लिए वो बनती है 7,30,000, मतलब सैलरी हमें निकाल के दी है। ठीक है, और एम्प्लॉयर जो वो रिकवर कर रहा है 200 रुपये पर डे के हिसाब से एक्स से होटल में रहने के, तो आपको वैल्यू निकालनी है। देखो
तो ये हमारा था इलस्ट्रेशन नंबर 10, सॉरी इलस्ट्रेशन नंबर 10। इसमें हमारे पास था लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज टैक्सेबल। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग कितना था? 24% ऑफ सैलरी। और उसके बाद हमारे पास सेकंड था एक्चुअल रेंट, एक्चुअल रेंट पेड। तो इन दोनों में से जो भी लोअर होगा, लोअर ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी में जो भी लोअर होगा, इसमें से लेस कर देंगे रिकवरी। क्वेश्चन में दिया है कि रिकवरी हो रही है 200 रुपये पर डे के हिसाब से, तो अब ये जुड़ेगा टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू ये एम्प्लॉय की सैलरी में जुड़ेगी। 24% ऑफ सैलरी, क्वेश्चन ने क्या कहा था हमें? क्वेश्चन ने हमें कहा है कि उसकी जो सैलरी है प्रीवियस ईयर की 7,30,000, प्रीवियस ईयर की 7,30,000, तो उसने 7,30,000 का 24%, ठीक है, 7,30,000 का 24%, ये सैलरी है पूरे साल की 365 दिन की, और वो होटल में कितने रहा? 25 दिन, तो इनटू में 25 दिन, तो 7,30,000 इंटू 24% डिवाइड बाय 365 इंटू 25, ये बनी 12,000। ठीक है, ये पूरे साल की सैलरी थी और हमें चाहिए सिर्फ 25 दिन की, क्योंकि होटल में 25 दिन रहा। और एक्चुअल रेंट कितना पे कर रहे हैं क्वेश्चन में दिया? हाँ, रूम रेंट 1,000 रुपये पर डे के हिसाब से पे कर रहा है एम्प्लॉयर, तो 25 दिन के कितने बने? 25,000। तो इन दोनों में से जो भी छोटा कौन सा है? 12,000। और एम्प्लॉय से रिकवरी हो रही थी 800 रुपये पर डे के हिसाब से, नहीं 200 रुपये, सॉरी 200 रुपये, 200 रुपये पर डे के हिसाब से 25 दिन का, ये हो गया 5,000। 200 रुपये 25 दिन के हिसाब से हमारे पास होगा 5,000, और इसमें से 12,000 रुपीज़ हमारी वैल्यू आई थी, तो 7,000 रुपीज़ जो है एम्प्लॉय की सैलरी में वैल्यू जुड़ेगी। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ने बुक ने किया है कि पूरे 25 दिन की सैलरी ली है, और यहाँ पे पूरा 25 दिन लिया है, और यहाँ पे 25 दिन लिया है। पर जहाँ तक मुझे याद है, मैंने एक बुक में, अब मेरे को ये याद नहीं किस ऑथर की वो बुक थी, अब मेरे को ये ध्यान में नहीं है, मैंने ये नोट की थी कि वहाँ पे ये चीज़ मेंशन थी कि 15 दिनों के बाद, 15 दिनों के बाद की जो सैलरी है ना, या 15 दिनों के बाद आप रहना स्टार्ट करोगे, वो टैक्सेबल होगी। तो वो 25 दिन रहा, और उसमें से 15 दिन के लिए, पहले 15 दिनों के लिए एग्जाम्प्ट। तो यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग जो ये है, ये सैलरी 10 दिनों की आनी चाहिए, ये 10 दिनों की आनी चाहिए, ये 10 दिनों का आना चाहिए। बाकी आप अपने जिस टीचर के पास आपने क्लास ली है या जिससे भी आप स्टडी करें, उनसे ये चीज़ कंफर्म कर लीजिए कि पहले 15 दिनों तक, पहले 15 दिनों तक एग्जाम्प्ट है, या फिर 15 दिनों के बाद अगर 16वां दिन हो गया तो वो स्टार्टिंग के 15 दिन भी टैक्सेबल हो जाएंगे। ये चीज़ आप अपने प्रोफेसर से या अपने जो भी टीचर है उनसे कंफर्म कर लीजिए। इस बुक में जो जिससे मैं सोल्व कर रहा हूँ, उसमें ये इस बुक में ये एजम्पशन लिया, या फिर कह सकते हैं कि ऐसा मानना है कि अगर आप 15 दिन से 16 दिन हो गए ना, तो 16 के 16 दिन का टैक्स लगा देंगे। 15 दिन से एक दिन भी ऊपर हो गया तो जितने दिन आप रहे, पूरे के पूरे दिन की हम टैक्सेबिलिटी निकाल देंगे। ठीक है, हमारे यहाँ पे, और या फिर इस बुक ने एक अजम्पशन और ली हो सकती है। मैं आपको एक अजम्पशन और दिखाता हूँ। मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ पे 10 डेज आना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे 10 डेज आना चाहिए। जो 25 डेज लिए हैं, मेरे अकॉर्डिंग ये 10 डेज ही आना चाहिए। बाकी देखो, क्योंकि हमारे पास एक कंडीशन थी कि एम्प्लॉय को अगर होटल दिया है तो वो इस वजह से दिया हो कि वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रांसफ़र हो रहा है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में उसका ट्रांसफ़र हो रहा है, उस वजह से उसे जो है होटल दिया गया। पर लेकिन क्वेश्चन में कहीं भी ये बात नहीं लिखी थी कि वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रहा है, तो शायद इस वजह से 25 दिन की सैलरी 25 दिन पूरे टैक्सेबल किए गए। अगर क्वेश्चन में ये बात लिखी होती कि हम उसे जो है होटल दे रहे हैं क्योंकि हम उसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो शायद मेरे वाला कंसेप्ट लगता। ठीक है,
अभी देखो, ये देखो यहाँ क्या लिखा है, अगर एकोमोडेशन जो है वो प्रोवाइड की गई है, ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एंड जो पीरियड है एग्रीगेट में वो एक्सीड नहीं करता 15 डेज को, तो वैल्यू जो है नील हो जाएगी। और एनी अदर केस, इन एनी अदर केस का मतलब अगर 15 डेज से ज़्यादा दिया, या फिर एनी अदर केस बिना ट्रांसफर की वजह से दिया है, तो 24% ऑफ सैलरी और जितना भी एक्चुअल रेंट है होटल का विच एवरेज लेस, और कुछ भी रिकवरी होती है तो वो माइनस कर देना इस अमाउंट में से, निकाले हुए में से। अब क्वेश्चन में दिया है कि एक्स जो अपॉइंट हुआ है कोलकाता में, अपॉइंट हुआ है कोलकाता में, अब मुझे ये नहीं पता ये ट्रांसफर की वजह से अपॉइंट हुआ या फिर बिल्कुल फ्रेश अपॉइंटमेंट है। अब ये कंफर्म नहीं है मेरे को, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा कि वो अपॉइंट हुआ है कोलकाता में, और बुक ने ये एजम्पशन लिया कि उसकी फ्रेश अपॉइंटमेंट है, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं हो रहा है, और वो होटल में रहा 25 दिनों के लिए। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में ये बात लिखी है कि वो अपॉइंट हुआ है, इसका मतलब अजम्पशन ये ली है कि वो फ्रेश अपॉइंट हुआ है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसफर नहीं हुआ। अगर वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसफर नहीं हुआ तो ये 15 दिन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये 15 दिन का बेनिफिट तभी मिलता है जब एम्प्लॉय एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हुआ हो। यहाँ पे कहीं ट्रांसफर का केस नहीं है, तो इसका मतलब ये 15 दिन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। पूरे के पूरे 25 दिन जब वो होटल में रहा तो 25 दिन की ही टैक्सेबिलिटी आएगी। ठीक है, अगर इस अजम्पशन को लेके चले तो। और अगर हम इस अजम्पशन में चले कि वो अपॉइंट हुआ है कोलकाता में, मतलब हम कह सकते हैं कि उसका ट्रांसफर हुआ है और वो न्यूली अपॉइंट हुआ है कोलकाता में, कहीं पहले मान के चलो दिल्ली में था, अब वो अपॉइंट हो गया कोलकाता में, ट्रांसफर हुआ उसका, तो फिर ये सैलरी जो है सिर्फ और सिर्फ 15 डेज के, सॉरी 10 डेज की टैक्सेबल होनी चाहिए। पहले 15 डेज के लिए एग्जाम्प्ट, बाकी 10 डेज के लिए टैक्सेबल होना चाहिए। बाकी ये चीज़ आप अपने प्रोफेसर से कंफर्म कर लो, या जिसके पास आपने क्लास लिया उससे कंफर्म कर लो कि पहले अगर हम होटल में रहते हैं, सॉरी एम्प्लॉय अगर होटल में रहे और वो ट्रांसफ़र की वजह से रहे, ट्रांसफ़र की वजह से रहे, तो क्या पहले 15 दिन तक वो रहेगा, वो 15 दिन तक एग्जाम्प्ट है, या फिर 15 दिन के बाद जैसे ही 16वां दिन हो जाएगा तो पूरा के पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। ये बात आप कंफर्म कर लो। या फिर 16वें दिन जैसे ही होएगा तो सिर्फ जो एक दिन है वही टैक्सेबल होगा, पहले 15 दिन की टैक्सेबिलिटी कुछ नहीं निकलेगी। ये बात आप अपने प्रोफेसर से कंफर्म कर लो, ठीक है, जिसके बारे में मैं भी खुद कंफर्म नहीं हूँ, मैं उसके बारे में आपको 100% श्योरिटी नहीं दे सकता। ठीक है, और मेरे अकॉर्डिंग तो इस बुक में यही अजम्पशन है, मेरे अकॉर्डिंग इस बुक में यही अजम्पशन है कि वो फ्रेश अपॉइंट हुआ है। ठीक है, अगर वो फ्रेश अपॉइंट हुआ है तो कोई भी आपको 15 डेज का बेनिफिट नहीं मिलेगा, पूरा 25 दिन आपका टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, और अगर क्वेश्चन में लिखा होता कि ट्रांसफर की वजह से है तो फिर आप सिर्फ और सिर्फ 10 डेज के लिए टैक्सेबल करते। ठीक है, और ये बात आप अपने प्रोफेसर से कंफर्म कर लीजिएगा, मैं भी अपने सोर्स से कंफर्म करने की कोशिश करूंगा और नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूंगा इसके बारे में आपको मैं कंफर्म कर दूं। ठीक है, पर लेकिन लॉ में यही लिखा है, आप देख लीजिए। और एक छोटा सा कंसेप्ट हो रहा है ये, और यहीं के यहीं देख लीजिए। अकोमोडेशन अगर आपको प्रोवाइड की जाती है, अकोमोडेशन आपको अगर प्रोवाइड की जाती है, कोई इंप्लॉय जो कि वर्क कर रहा है माइनिंग साइट पे, ऑफशोर ऑयल एक्सप्लोरेशन पे, या फिर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन साइट पे, डैम साइट पे, पावर जनरेशन की साइट पे और ऑफशोर साइट पे, और वो टेम्परेरी नेचर का वहाँ पे वर्क कर रहा है, मतलब या फिर टेम्परेरी नेचर के लिए रह रहा है, बीइंग ऑफ अ टेम्परेरी नेचर हैविंग प्लिंथ एरिया नॉट एक्सीडिंग 800 स्क्वायर फीट इज लोकेटेड नॉट लेस देन 8 किलोमीटर अवे। ये सब आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, 800 स्क्वायर फीट 800 स्क्वायर ऐसा कुछ नहीं है। आपको बस अगर एग्जाम में आया तो आपको मिल जाएगा कि वो जो है आपका वो माइनिंग साइट पे रह रहा है एम्प्लॉय, या फिर आपका किसी मेन जो है ना माइनिंग साइट पे, या फिर जो ये ऑफशोर ऑयल, इनको आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है कि माइनिंग साइट ऑफशोर ऑयल प्रोजेक्ट है, इसको लर्न करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके एग्जाम में ये पॉइंट आता है ना कि आपको अकोमोडेशन साइट पे दिए, तो आपको बस इसमें जो एग्जाम में ये लिखा मिलेगा कि आपको अकोमोडेशन साइट पे दी गई है, और वो साइट जो है आपका माइनिंग साइट है या ये वो क्वेश्चन खुद बता देगा। तो उस केस में आपको वैल्यू लेनी है नील, तो उस केस में कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है, और एक ये लास्ट कंसेप्ट है हमारा लास्ट कंसेप्ट और देख लीजिए, एक अकोमोडेशन एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर। इसने कहा कि ऑन अकाउंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉय, अगर एम्प्लॉय एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते हैं और उसको पुरानी जगह भी आरएफए दिया था, और अब जो नई जगह जा रहा है वहां पे भी उसे रेंट फ्री अकोमोडेशन मिल रहा है, मतलब दोनों जगह मकान मिल रहे हैं उसे रहने के लिए एम्प्लॉयर की तरफ से, तो वो क्या कर सकता है, वो कोई एक मकान ही रख सकता है। देखो मेरी बात सुनो, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। एम्प्लॉय पहले था दिल्ली,
अब वो चला गया मुंबई, यहाँ पे भी एम्प्लॉयर ने उसे हाउस दिया हुआ था आरएफए, और यहाँ पे भी हाउस दे दिया आरएफए, यहाँ पे भी दिया हुआ था, यहाँ पे भी दे दिया। अब ये गया दिल्ली से मुंबई, ठीक है, और यहाँ पे भी अभी तक इसके पास ये घर पड़ा हुआ है और ये घर में ये रह रहा है, ठीक है, दिल्ली से मुंबई गया, इस घर में ये रह रहा है और ये घर अभी भी इसी के पास है, एम्प्लॉई के पास है। एम्प्लॉई ने अभी तक एम्प्लॉयर को दिया नहीं है वापिस ये घर, और ना ही एम्प्लॉयर ने लिया, ठीक है। तो लॉ में लिखा है कि पहले 90 डेज तक इन दोनों में से जिसकी वैल्यू कम आएगी ना वो आपकी सैलरी में जुड़ेगा, और 90 डेज के बाद बोथ टैक्सेबल। आफ्टर 90 डेज के बाद इन दोनों का टैक्स लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर समझ में आएगा आपको। ये देखो 1/4/2020 ये आ गया हमारे पास, मान के चलो 30 जून 2020 और 31 मार्च 2021। 1 जून को मैं दिल्ली में, यहाँ पे मैं दिल्ली में एम्प्लॉय था, यहाँ पे हो गया ट्रांसफ़र टू मुंबई, यहाँ पे मैं दिल्ली में रहा और अब इसके बाद मैं रहूँगा मुंबई में क्योंकि मेरा ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है। यहाँ पे मेरे को आरएफए मिल रहा था और यहाँ पे भी आरएफए मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी आरएफए मिल रहा था और यहाँ पे भी आरएफए मिल रहा है, और दोनों जगह ही जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन ग्रेटर देन 25 लाख है, यहाँ पे भी पॉपुलेशन ग्रेटर देन 25 लाख है, और यहाँ पे मैं सैलरी ले रहा था मान के चलो 20,000 पर मंथ, और यहाँ पे मैं लूँगा 25,000 पर मंथ, ठीक है। और मान के चलो मैंने अभी तक ये वाला और ये वाला दोनों घर रखे हुए हैं, ना एम्प्लॉयर ने वापस मांगे और मैंने दोनों घर रखे हुए हैं अभी भी, ये वाला दिल्ली में भी अभी भी मेरे पास है एम्प्लॉई के पास, ठीक है। अब देखो 30/6 7 8 9 10 ओके 11, मान के चलो यहाँ पे 1 नवंबर 2020 को 1 नवंबर 2020 को सरेंडर दिल्ली आरएफए, जो ये दिल्ली में जो आरएफए था ये उसने एम्प्लॉय को सरेंडर कर दिया, ये छोड़ दिया, अब वो सिर्फ मुंबई वाले में रहेगा। आपको निकालना है कि टैक्सेबल एचआरए, टैक्सेबल एफ आरएफए, रेंट फ्री अकोमोडेशन कितना निकलेगा इस केस में। देखो फॉर फर्स्ट, अब मेरी बात ध्यान सुनना, पहली बात क्या है कि उसे जो है एम्प्लॉय का हो रहा है ट्रांसफर, कंडीशन नंबर 1 ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉय, फर्स्ट 90 डेज एनी वन टैक्सेबल, पहले 90 डेज तक कोई एक ही टैक्सेबल होगा, आफ्टर 90 डेज बोथ टैक्सेबल, पहले 90 डेज तक कोई एक टैक्सेबल होगा, और कौन सा टैक्सेबल होगा, जिसकी वैल्यू कम निकल के आएगी क्योंकि टैक्स कम देना है तो कम वैल्यू निकल के आएगी, और 90 डेज के बाद दोनों पे टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। अगर आपने दोनों मकान अभी तक रखे, वापस एम्प्लॉयर को अगर आपने वापस एक मकान कोई भी वापस कर देना, अगर नहीं किया तो दोनों पे टैक्स लगेगा। तो फॉर फर्स्ट मैं कहता हूँ कि फर्स्ट यहाँ तक तो एम्प्लॉय इसमें रहा, तो यहाँ तक की वैल्यू तो दिल्ली वाली निकलेगी। फर्स्ट अप्रैल मई और जून, फर्स्ट 3 मंथ के लिए पहले जो निकलेगा वो निकलेगा 15% ऑफ सैलरी, क्योंकि एम्प्लॉयर का खुद का मकान है, 25 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन, तो 15% ऑफ सैलरी, तो यहाँ पे निकलेगा 15% ऑफ सैलरी, तो 20,000 इंटू 3 मंथ्स की सैलरी और इसका 15%, ये आपका आता है 20,000 पर मंथ 3 मंथ्स के हिसाब से, और इसका 15% ये निकल के आता है 9,000, ठीक है।
यहाँ से लेके यहाँ तक का RFA निकल के आया 9000। ठीक है, अब इसके बाद 90 डेज तक कोई एक मकान टैक्सेबल होगा। 90 डेज कितने निकलेंगे यहाँ पे, जून, तो आपका 90 डेज जून तो जुलाई, और उसके बाद अगस्त, और उसके बाद आपका सितंबर, जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये आपके बनते हैं 92 डेज। तो इसके बाद जो आपके 90 डेज, इसके बाद जो है वो 90 डेज कब खत्म होंगे आपके, मई का 31 मई पूरा, सॉरी जुलाई पूरा, और अगस्त पूरा, और सितंबर में आपके आएंगे सितंबर का 28th ऑफ सितंबर, 28th ऑफ सितंबर को आपको 90 डेज पूरे हो रहे हैं। पर लेकिन आप जो मकान है वो उसके 28th ऑफ सितंबर के बाद सरेंडर कर रहे हो। इसका मतलब आपका 1 नवंबर तक, सॉरी पहले 90 डेज तक, यहाँ तक तो आपका कोई एक मकान टैक्सेबल होगा, और इसके बाद से दोनों मकान टैक्सेबल होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं कहता हूँ फॉर नेक्स्ट 90 डेज, नेक्स्ट 90 डेज के लिए, नेक्स्ट 90 डेज की हमें सैलरी निकालनी पड़ेगी यहाँ। तो 25,000 रुपीज़ की सैलरी है, मैं से पता है 28th ऑफ सितंबर, तो मैं से 3 महीने बोल सकता हूँ पूरे, 2 डेज की बात है सिर्फ, इसे मैं 3 महीने बोल सकता हूँ पूरे, तो नेक्स्ट 3 मंथ्स बोल सकता हूँ मैं यहाँ। तो ये 25,000 इंटू में 3, इसका निकालूंगा मैं 15%, 25,000 इंटू 3, अगर इसका 15% मैं निकालता हूँ तो ये आएगा 11,250, और 20,000 इंटू 3 एंड इसका निकालूंगा 15%, 20,000 इंटू 3, इसका निकालूंगा 15%, ये निकलेगा 9,000। विच एवर इज लोअर, तो यहाँ आएगा 9,000। ठीक है, पहले 90 डेज तक, मतलब 3 महीने कह सकता हूँ मैं इसे, 3 महीने, पहले 3 महीने तक जो आपने दूसरा मकान लिया और जो पहले था, इन दोनों में से जिसकी वैल्यू लोअर आएगी वो हम लेंगे। तो फर्स्ट वाले मकान की अभी लोअर आ रही है तो ये ले लिया हमने। थर्ड, उसने मकान सरेंडर किया नवंबर को, और इसके बाद 3 महीने के बाद, तो 3 महीने के बाद सारे मकान टैक्सेबल होंगे जब तक वो सरेंडर ना कर दे। तो ये कितना होगा, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो अक्टूबर, पूरा अक्टूबर का महीना उसने दोनों मकान रखे, तो अक्टूबर के महीने के लिए दोनों मकान टैक्सेबल होंगे क्योंकि नवंबर में सरेंडर कर दिया। तो अक्टूबर के महीने के लिए फॉर नेक्स्ट 1 मंथ, अगले 1 महीने के लिए 20,000 प्लस 25,000 इंटू में 15%, क्योंकि ये वाला भी टैक्सेबल होगा जब सैलरी 20 थी, और ये वाला भी टैक्सेबल होगा। ठीक है, ठीक है, 90 डेज के बाद हमारे दोनों टैक्सेबल होंगे। तो 90 डेज के बाद हमारे दोनों टैक्सेबल होंगे, तो हमारे पास आएगा इसकी भी वैल्यू और इसकी भी वैल्यू, दोनों की वैल्यू टैक्सेबल होगी। ठीक है, हमारे पास 90 डेज वाले में ऑप्शन था कि इन दोनों में से जोन सा लोअर है वो आप ले सकते हो, लेकिन 90 डेज के बाद भी अगर दोनों रखे हैं तो दोनों टैक्सेबल होंगे, और दोनों रखे हैं तो दोनों के उसके बाद जो सैलरी थी वो टैक्सेबल होगी। सॉरी, ये 20,000 नहीं, ये 25,000 ही आएगा, ये 25,000 ही आएगा, क्योंकि जब आपने अपना मकान इसके बाद 90 डेज के बाद जो रखा हुआ है उस टाइम आपकी सैलरी 25 चल रही है, तो 25 आएगा। तो ये आएगा 50,000 का 15%, ये आएगा 7,500। ठीक है, और उसके बाद आएगा फॉर बैलेंस ऑफ ईयर, बाकी बचे हुए ईयर के लिए कितना आएगा, नवंबर के बाद से उसने एक ही मकान रखा हुआ है, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीनों के लिए।
तो अब आएगा ये 25,000 इंटू 4 और इसका 15%। 25,000 इंटू 4 और इसका 15% निकालें तो 15,000। तो ये आएगा टोटल वैल्यू ऑफ RFA। टोटल वैल्यू जाएगी रेंट फ्री की वो 15,000 प्लस 7500 प्लस 9,000 प्लस 9,000, तो ये आएगी 40,500 जो उसकी सैलरी में जुड़ेगी। ठीक है, पहले 90 डेज तक इस मकान की वैल्यू, 90 डेज तक इस मकान की जो RFA निकल रही है वो, या फिर इस मकान की, विच एवरेज लोअर, आप इन दोनों में से कोई सा भी एक ले सकते हो। ठीक है, यहाँ की और यहाँ की कोई भी एक ले सकते हो आप वैल्यू। लेकिन 90 डेज के बाद, 90 डेज के बाद दोनों टैक्सेबल होंगे। तो 90 डेज के बाद दोनों टैक्सेबल होंगे और सैलरी 25,000 थी 90 डेज के बाद आपकी, यहाँ के बाद 25,000 है। ठीक है, अगर ये लोगे तो यहाँ पे 20,000 है और यहाँ पे 25,000। इन दोनों में से जो भी लोगे 90 डेज पे आपको ऑप्शन मिलता है, पर बाद में तो 25,000 ही सैलरी है, तो यहाँ पे 25,000 के हिसाब से टैक्सेबल होगा। ठीक है, तो ये हमारा था रेंट फ्री अकोमोडेशन का परक्विजिट। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये वाला कंसेप्ट मैं आपको दोबारा कराने की कोशिश करूंगा अच्छे से। ठीक है, इसका मैं आपको एक अच्छा सा क्वेश्चन ढूंढ के और फिर कराऊंगा, क्योंकि जब हम खुद से क्वेश्चन फ्रेम करते हैं तो वो अच्छे से फ्रेम, कह सकते हो एट द पॉइंट ऑफ टाइम पे वो फ्रेम हो नहीं पाता। ठीक है, तो या तो मैं इसका कोई अच्छा सा क्वेश्चन फ्रेम करूंगा, या फिर मैं कोई अच्छा सा आपको क्वेश्चन ढूंढ के फिर कराऊंगा, फिर आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। अभी के लिए शायद ये अच्छे से समझ में इतना ना आया हो आपको। ठीक है, ये थोड़ा सा वैसे भी कंफ्यूजिंग पार्ट है, तो शायद आपको अभी अच्छे से समझ में ना आए हो। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर कोई ना कोई कोशिश करूंगा, कोई ना कोई क्वेश्चन आपको ढूंढ के और करवाऊँ। ठीक है, तो आई होप वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। अगर किसी को इसकी रिक्वायरमेंट है, कोई अगर सेल्फ स्टडी कर रहा है तो उसके साथ जो है शेयर कर देना। ठीक है, सो थैंक यू गाइस वीडियो देखने के लिए, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नए परक्विजिट्स के साथ। ठीक है, और इनके ऊपर अगर आपको क्वेश्चन मिले रेंट फ्री अकोमोडेशन के ऊपर तो आप सोल्व कर लीजिएगा, बिल्कुल ईजी है। अब अगर आपको वो 10%, 7.5%, 15% गवर्नमेंट एम्प्लॉय केस में क्या होता है, और इधर आपका अगर एम्प्लॉय ने रेंट पे लेके फिर आपको दिया तो क्या होता है, अगर वो दिमाग में है आपके तो आप RFA का कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। ठीक है, और होटल वाले केस में मैंने आपको कहा था 24% ऑफ सैलरी और एक्चुअल रेंट विच एवरेज लोअर वो एम्प्लॉय की सैलरी में जुड़ेगा। पर पहले 15 दिनों तक अगर एम्प्लॉय एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है, उसकी वजह से होटल दिया गया, तो पहले 15 दिनों तक कोई वैल्यू सैलरी में नहीं जुड़ेगी। 15 दिनों के बाद जो वैल्यू है वो जुड़ेगी। 15 दिनों के बाद भी अगर वो रह रहा है तो 15 दिनों के बाद वाली वैल्यू जुड़ेगी, अगर ट्रांसफर की वजह से है। अगर ट्रांसफर की वजह से नहीं है तो पहले दिन से ही वैल्यू जुड़नी शुरू हो जाएगी। ठीक है, और प्रोफेसर से अपने ये बात कंफर्म कर लीजिएगा कि अगर एम्प्लॉई 15 दिनों के बाद अगर रहता है, मतलब 15 दिन निकल गए, तो 15 दिनों के बाद वाली सैलरी टैक्सेबल होगी या स्टार्टिंग के 15 दिनों की सैलरी भी टैक्सेबल होगी, ये बात कंफर्म कर लीजिएगा। पर मेरे को जहां तक याद है, मैंने ऑथर की बुक में देखा था, उसमें पहले 15 डेज की सैलरी एग्जाम, 15 डेज जो आप रह रहे हो होटल में वो एग्जाम होता है। 15 डेज के बाद 16 डेज या उसके बाद आप रहोगे तो वो उस दिन से टैक्सेबिलिटी आती है। ठीक है, आप ये बात कंफर्म कर लीजिएगा। चलो, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए परक्विजिट्स के साथ। इसको रिवाइज जरूर कर लीजिएगा।